सोसाइटी के, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये क्लास 9 साइंस का चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम बहुत सी चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम क्या क्या जानते हैं अभी तक, वो ये है कि जितने भी हम आसपास की चीज़ें हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, जस्ट लाइक अगर हम ये बोर्ड ही मान लें, तो अगर इसका कोई मास है और ये कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसको मैटर बोलते हैं। अब हमने मैटर को भी आगे जाके क्लासीफाई किया प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में, और उसकी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। तो हमारी एक प्रॉपर्टी थी कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना है, लेकिन पहले लोगों को ये पता नहीं था कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है। हमारे महर्षि कन्नड़ जो थे, जिन्होंने 500 BC में ये पता लगाया कि जो पदार्थ यानी मैटर है वो बना हुआ है परमाणु से, जो कि उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है। परमाणु को हम आज की डेट में जानते हैं एटम्स के नाम से, और डेमोक्रिटस ने और ल्यूसिपस ने नाम दिया था उनको। तो एटम्स का मतलब होता है इनडिविजिबल। फिर आए एंटोनी एल लेविसर, जिन्होंने केमिकल साइंस की फाउंडेशन रखी, और फाउंडेशन रखने के साथ इन्होंने कुछ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन निकाले, जिनमें से 2 लॉज आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला जो लॉ है वो है, पहला हमारा लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी मास ना तो बनाया जा सकता है ना उसको कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी जो भी हमारा मास यानी किसी भी चीज़ का भार को हम ना तो बना सकते हैं ना उसे ख़त्म कर सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है जिसमें सबसे पहले जो हमने रिएक्टेंट्स लिए थे, यानी जिनको हमने आपस में रिएक्ट कराया, उनका अगर मास हम ले लेते हैं मान लीजिए 50 ग्राम है, और उसके बाद जो हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया उसके बाद अगर हम उसका मास लें, जो भी उसके प्रोडक्ट्स निकले उन सब का टोटल मास लें, तो तब भी वो 50 ग्राम ही होगा, ना वो इससे ज़्यादा बढ़ने वाला है ना इससे कम होने वाला है। तो उन्होंने यही पहला लॉ दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें एक केमिकल रिएक्शन में मास ना बन सकता है ना वो खत्म किया जा सकता है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। और इन्होंने सेकंड लॉ जो दिया, तो ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, इसको हम डिफरेंट नाम से जानते हैं, जैसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं इसको। तो अल्टीमेटली इसने बोला क्या था, जब भी 2 सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में ही रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं H2O, यानी जो कि होता है वाटर का, तो वाटर का जो कंपाउंड है उसमें हम कैसे बता सकते हैं कि उन्होंने फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास किया है रिएक्शन जो है। तो इसका मास क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और ये 2 एटम्स है यानी 2 बोल सकते हैं हम, ठीक है। रेशियो निकाल रहे हैं यहाँ पे हम, तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16। अब इनको सिंपलेस्ट में कर देंगे तो हो जाएगा 1/8, यानी 1:8। अब हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी तरीके का पानी देख लें, अगर वो H2O इस कंपाउंड ये कंपाउंड है, तो उसमें जो मास होगा यानी जो भी वो जिस भी प्रोपोर्शन में वो रिएक्ट कर रहे होंगे वो प्रोपोर्शन यही रहेगा, यानी 1:8। तो कोई भी अगर कंपाउंड बनता है या कोई भी 2 सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में रिएक्ट करते हैं। ये बोला था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में। लेविसर ने जोसेफ एल प्रूस्ट के साथ मिलकर ये लॉज दे तो दिए, लेकिन अब इसके लिए एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने की बारी थी। तो ये एक्सप्लेन कैसे किया जाए, और इसी के लिए इनकी एक्सप्लेनेशन देते हुए जॉन डेल्टन, जो कि एक ब्रिटिश केमिस्ट थे, उन्होंने एक डेल्टन एटॉमिक थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने 6 पोस्टुलेट्स का जिक्र किया है। तो वो पोस्टुलेट क्या है पहले तो हम वो जान लेते हैं। तो जो पहला पोस्टुलेट उन्होंने दिया था वो ये था कि हर एक मैटर, जितने भी मैटर है वो सब बने हुए हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स से, टाइनी पार्टिकल्स से, जिनका नाम उन्होंने दिया एटम्स, जो कि ग्रीक फिलोसोफर्स ने दिया था। तो उन्होंने वही नाम यूज़ किया इस थ्योरी में अपने, जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो एक मैटर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, उनको उन्होंने नाम दिया एटम। ये उनका पहला पोस्टुलेट था। सेकेंड पोस्टुलेट में उन्होंने कहा, उनका सेकेंड पोस्टुलेट ये था कि जो एटम्स हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स हैं, जिनको हम ना तो बना सकते हैं ना उन्हें हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर इनके जो पोस्टुलेट थे वो आगे जाके गलत साबित कर दिए गए थे, जब इनके सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी डिस्कवर किए गए और बताया गया कि एटम को भी हम आके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको भी हम अलग अलग कर सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो बात की बात है, अब इन्होंने थर्ड पोस्टुलेट जो दिया था वो था एक गिवन एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो मास में आइडेंटिकल होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी आइडेंटिकल होंगे।
लेकिन आगे जाके ये पोस्टुलेट भी गलत साबित हो गया था जब हमारे आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई। तो उन्होंने, लेकिन ये बात की बात है फिर भी, तो सेम एलिमेंट होगा तो सेम एटम्स होंगे और सेम उनके मास होंगे और केमिकल कंपोजिशन भी उनकी सेम होगी, ठीक है। तो वो जो इनका नेक्स्ट पोस्टुलेट था वो इसका कन्वर्स था कि अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स हैं तो वो अपने मास में भी और केमिकल कंपोजिशन में भी एक दूसरे से अलग अलग होंगे। फिफ्थ पोस्टुलेट ये था कि जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से स्मॉल होल नंबर्स में कंबाइन करते हैं, लेकिन आगे जाके ये पोस्टुलेट भी गलत साबित हो गया था उनका। लेकिन छोड़िए, अभी हमें ये पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ लेते हैं। तो एटम्स जो है वो एक दूसरे से स्मॉल होल नंबर्स में कंबाइन करते हैं। और उन्होंने बोला था अपने सिक्स्थ पोस्टुलेट में कि जो रिलेटिव नंबर है और काइंड्स ऑफ एटम्स है एक गिवन कंपाउंड के लिए वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, यानी जो उसका रिलेटिव नंबर है वो भी सेम रहेगा और काइंड्स ऑफ एटम्स यानी काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स भी सेम रहेंगे एक गिवन कंपाउंड के अंदर। तो ये उनके 6 पोस्टुलेट थे, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 6 पोस्टुलेट आप याद करेंगे। एटम्स के बारे में, तो एटम्स होते क्या है? एक टाइनी पार्टिकल जो किसी भी मैटर को कॉन्स्टिट्यूट करता है उसको हम एटम बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में एटम की डेफिनेशन क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट दैट हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट केमिकल एलिमेंट। तो किसी भी एक एलिमेंट की वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसमें उसके सारे प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, यानी उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो बिल्कुल सेम होंगी एक एलिमेंट को लेकर। लेकिन अगर हम वहीं पे एटम को और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सेम नहीं होंगी एलिमेंट की। तो ये वो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी एलिमेंट की जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उस केमिकल एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बाकी हम बोल सकते हैं इसको जो टाइनी पार्टिकल है जो कि एक मैटर को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक। अब बारी आई थी कि हम ये एटम्स हैं इनको लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले डेल्टन जी थे, यानी जॉन डेल्टन थे, जिन्होंने पहली बार ये बोला, मतलब एक सेंसिबल फॉर्म में एटम के सिंबल को रिप्रेजेंट किया। तो उन्होंने अलग अलग सिंबल बनाए और हर एक सिंबल यानी एक अगर हम सिंबल बना रहे हैं तो वो उसका एक एटम दर्शाता था। यानी अगर हम लिख रहे हैं एलिमेंट ऑक्सीजन के लिए एक सिंबल ऑक्सीजन का एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब उसके बाद आए बर्सीलियस, तो उन्होंने बोला कि जो भी हमारा एलिमेंट है उसके फर्स्ट 2 लेटर से हम सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज तक भी हम वही सिस्टम को फॉलो करते हैं जो बर्सीलियस ने बोला था कि किसी भी एलिमेंट के पहले 1 या 2 डिजिट को हम उसका सिंबल बनाते हैं। अगर ऑक्सीजन है तो उसका सिंबल होता है O। वहीं पर हम कोई दूसरे एग्जांपल लें, जिसमें कार्बन है तो उसका सिंबल होता है C। लेकिन कोबाल्ट है, कोबाल्ट में भी C है, मतलब कार्बन में भी C है, कोबाल्ट में भी C है, तो दोनों का सिंबल तो C नहीं ले सकते। तो हम क्या करते हैं, कोबाल्ट का सिंबल रहता है CO। तो ऐसे ही जो सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होता है उनका एक सेकेंड अल्फाबेट ले लेते हैं, वो या तो स्टार्टिंग का होता है या उनके ग्रीक नेम से या लैटिन नेम से मैच करता है। तो इन एटम्स के यानी एलिमेंट्स के नेम किस बेसिस पे रखे गए थे? कुछ के तो रख दिए कि वो पहली बार कहाँ पाए गए थे, तो उस बेसिस में उनके नाम रख दिए गए। जैसे लाइक कॉपर है, वो सिप्रस में पाया गया था पहली बार, या पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था तो उसका नाम सिप्रस रखा गया था और उसी के अकॉर्डिंग उसका जो हमारा सिंबल है वो उसके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट हमारा देख लें अगर गोल्ड का जो नाम है उसके कलर के बेस पे रखा गया था, तो वो येलो कलर का था। तो इंग्लिश में गोल्ड वर्ड का मतलब होता है येलो, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया गोल्ड। ऐसे ही सिल्वर देख ले हम, सिल्वर भी एक कलर का नाम होता है और वो एक एलिमेंट भी है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के सिंबल से हमें बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे H, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का सिंबल लिखा हुआ है H। लेकिन हमें एक और चीज़ से पता चलती है कि इसमें हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही एटम है। लेकिन वहीं पर अगर हम मॉलिक्यूल बनाते हैं इसको यानी H2 कर देते हैं अगर, तो इससे हमें पता चल जाता है कि इस एक H2 में 2 एटम है हाइड्रोजन के। तो हमें नंबर ऑफ एटम की भी जानकारी मिलती है उसके सिंबल को देख के, और ये एक शॉर्ट फॉर्म की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आसानी से हम लॉन्ग इक्वेशन अगर कर रहे हैं तो उसमें ये बहुत काम आता है सिंबल्स का इस्तेमाल करना। और आगे जाके हम केमिकल फॉर्मूलास बनाते हैं तो वो भी इसी बेसिस पे होता है कि उनके सिंबल्स क्या हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एटॉमिक मास, यानी किसी भी एटम में मास कितना है। अब हम मैनुअली तो कैलकुलेट कर नहीं सकते कि एक वेइंग मशीन पे रखो एटम को और बता दो उसका मास कितना है, नहीं कर सकते ना, वो बहुत छोटा होता है, मतलब उसका साइज बहुत ही ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन तब भी हम उसका मास जो है किसी के रेफरेंस में बता सकते हैं, यानी किसी के रिलेशन में बता सकते हैं कि इसका मास कितना होगा। तो इसके लिए हमने एक अलग यूनिट बनाई है जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन अभी जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है उन्होंने रेफर किया है
कि AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट की जगह उसको यूनिफाइड मास बोले, यानी U अब उसका सिंबल बन चुका है। तो एटॉमिक मास का जो सिंबल मतलब यूनिट है वो है U, यानी यूनिफाइड मास। अब इसको हमने किसके रिलेशन में निकाला है? सबसे पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट में, ये एक्सपेरिमेंटली पता चल गया था, जब हम 3 ग्राम कार्बन को 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल होता है CO। और अगर हम इसमें लेते हैं कितनी 4 ग्राम ऑक्सीजन और 3 ग्राम कार्बन, तो वो जो कंपाउंड बन रहा था वो था कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी के रिलेशन में अगर हम निकालें, अगर हम मान लेते हैं कि 1 यूनिट किसको करना है, मतलब 1 यूनिफाइड मास हम किसको रेफर करें। अगर हम बोल देते हैं कि कार्बन के एक एटम में जितना मास होगा वो 1 यूनिट है, तो उस रिलेशन में ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 1 × 4/3 होगा ना। तो इस हिसाब से इसका मास कितना निकलेगा? 1.33, मतलब आगे बढ़ते चला जाएगा, इतना यू निकलेगा। ठीक है, अगर हम कार्बन के मास को, मतलब कार्बन के एक एटम की मास को 1 यूनिट मान लें, तो अब हमने इस रिलेशन में निकाला तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके होल नंबर्स में नहीं आएंगे। अगर होल नंबर्स में नहीं आएंगे तो कैलकुलेशंस में बहुत दिक्कत होने वाली है। एक ऐसा नंबर चाहिए था कि अगर हम उसका रिलेशन लें तो वो बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स में बनाता हो, यानी उसके बहुत सारे कंपाउंड्स हो, तो हम एक दूसरे के रिलेशन में निकाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके मास। और हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए था जिसके मास के अगर हम यूनिट ले लें तो उसके रिलेशन में जब हम दूसरों का मास निकालें तो वो नियर टू अ होल नंबर निकल जाए। तो इसलिए हमने लिया था कार्बन 12 आइसोटोप। आइसोटोप वो होते हैं जो एलिमेंट्स जिनमें मास नंबर जो होता है वो होता है डिफरेंट, लेकिन एटॉमिक नंबर होता है सेम। तो पता नहीं यार आइसोटोप का नाम ही क्यों देंगे, पहले अगर पता है नहीं इसके बारे में तो कोई बात नहीं। तो कार्बन 12 एक आइसोटोप है कार्बन का, कार्बन के 13, कार्बन 14, ये सारे आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन 12 के एक एटम का मास जितना था उसका 1/12 कर दिया, यानी अगर इसका एक एटम हम इसको मान लेते हैं तो इसमें जितना भी मास रहा होगा उसका 1/12 लिया इन्होंने और उसको बता दिया कि ये 1 U है, इसकी वैल्यू है 1 यूनिट। अगर हम इसको एक यूनिट मान रहे हैं तो ये यूनिट मास है। फिर उसके रिलेशन में बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स थे उनका निकाला गया, जितना मास निकला उनका, तो ज़्यादातर जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब का होल नंबर के करीब एक नंबर आ गया उनका मास के अकॉर्डिंग। इसीलिए हमने कार्बन 12 आइसोटोप को ही चुन लिया, क्योंकि वो ज़्यादातर जो कंपाउंड्स थे उनका आंसर दे रहा था वो एक होल नंबर में, इसीलिए ताकि कैलकुलेशंस में आगे जाके आसानी हो। और वो है मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल क्या होता है? अब देखिए हमने बात की है एटम की, लेकिन क्या एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है, यानी वो क्या अकेला रह सकता है? तो कुछ एलिमेंट्स हैं जो इसका जवाब देंगे हाँ, और कुछ हैं जो देंगे नहीं। तो मतलब कुछ एलिमेंट्स के एटम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे एटम के साथ ग्रुप में रहते हैं। और जो ग्रुप में रहने वाले एटम्स होते हैं, यानी हम एटम को दूसरे एटम के साथ प्रेस करते हैं तो जो चीज़ बनती है उसको हम बोल देते हैं मॉलिक्यूल। एक एटम का ग्रुप जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करने के काबिल है, उसमें कैपेसिटी है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्यों बनते हैं मॉलिक्यूल? क्योंकि कुछ एटम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते, लेकिन वहीं दूसरे एटम्स हैं जो कर सकते हैं, कुछ एटम्स हैं जो नहीं कर सकते, तो वही बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आता है इसमें एक मॉलिक्यूल्स होते हैं एलिमेंट्स के और एक होते हैं कंपाउंड्स के, दोनों में डिफरेंस क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसमें सेम टाइप के एटम्स होंगे। एक एटम किसी एक एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना के एक रिलेशन में रह रहा है तो हम उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है। यानी मान लीजिए अगर हम लेते हैं H2O, सबसे कॉमन एग्जांपल, तो H यहाँ पे एक अलग एटम है, यानी एक अलग एलिमेंट है, और O एक अलग एलिमेंट है। दोनों को जब हमने ज्वाइन किया तो एक मॉलिक्यूल बना H2O, और ये मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, चलिए, तो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एटॉमिसिटी होती है, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं वो उसकी एटॉमिसिटी है। तो अगर हम बात करें हीलियम, हीलियम एक गैस होती है, आपने सुना होगा, एक स्टेबल गैस है, यानी इनर्ट गैस है या बोले नोबल गैस है। हीलियम
अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें तो इसकी एटॉमिसिटी होती है 1, यानी इसके एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम होगा। ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं मोनो एटॉमिक। और अगर हम बात करें वहीं पे H2 यानी हाइड्रोजन गैस की, तो इसमें होते हैं 2 एटम्स। एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम होंगे तो हम बोल देंगे डायटॉमिक। वहीं पे अगर हम बात कर लें ओजोन लेयर होती है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, आपने सुना होगा। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी सेकेंड लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो यूवी रेस से हमारी प्रोटेक्शन करती है। उस लेयर में होती है ओजोन की ही लेयर होती है मतलब। तो ये ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, तो इसकी जो एटॉमिसिटी होगी वो होगी ट्राइएटॉमिक। अब इससे ज़्यादा हम सबको तो नाम दे नहीं सकते कि टेट्राटॉमिक ये और वो, तो हम बोल देते हैं इनको पॉलीएटॉमिक जो आगे के होते हैं। जैसे P4 होता है उसका, अगर इसकी मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें 4 एटम आ जाते हैं, तो इसको बोल देते हैं टेट्राटॉमिक, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हमारा सल्फर का जो ये मॉलिक्यूल है उसमें आ जाते हैं 8 एटम्स, तो इसको हम बोल देते हैं पॉलीएटॉमिक। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो देन यू आर फ्री टू कमेंट, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो व्हाट इज एन आयन? आयन क्या होता है या आयंस क्या होते हैं? मुझे लगता है कि आयन से पहले आपको वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए। वैलेंसी क्या होती है, अगर शॉर्ट में समझाना चाहूँ तो किसी भी एलिमेंट की या किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है वो उसकी वैलेंसी होती है। अब चार्ज स्पीशीज ऑफ एटम आर कॉल्ड आयंस। तो हमने पढ़ा होगा कि एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी उन पर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर हम बोलें कि उसमें कोई चार्ज है तो हम उसको आयन बोलेंगे। अब ऐसा होता कैसे है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या गेन करता है तो उस पर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। अगर वो, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा कोई भी एटम, कोई एटम है मान लीजिए, इसको हम हाइड्रोजन का एक एटम मान लेते हैं जिसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें, तो अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे इसके न्यूक्लियस में पहले से ही एक प्रोटॉन था। किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है उसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इक्वल होते हैं एक दूसरे के, मतलब। तो अगर इसमें एक ही प्रोटॉन था और बाहर एक इलेक्ट्रॉन, तो एटम तो हो गया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन अब उसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। गेन क्यों किया है? अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए उसने गेन किया है, ठीक है। तो ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए उसने जब, अब यार आपको ड्यूप्लेट नहीं पता होगा तो ये नेक्स्ट चैप्टर में अभी आएगा कि ड्यूप्लेट क्या होता है या ऑक्टेट क्या होता है। ऑक्टेट रूल आपको बताया जाएगा। मुझे नहीं लगता ये पहले करना चाहिए था, इनको बाद में ही देना चाहिए था अगर बाद में वैलेंसी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो। दैट्स ऑल। लेकिन अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इलेक्ट्रिक चार्ज बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम नेगेटिवली चार्ज बन गया। वहीं पे अगर यही है हाइड्रोजन का एटम, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की बजाय एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन था ये किसी और को दे दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, सिर्फ प्रोटॉन है, वो भी 1 यूनिट से। तो हाइड्रोजन का जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज है तो हम इसको बोलेंगे एनायन, जब इसका पॉजिटिव चार्ज है तो हम बोलेंगे इसको कैटायन। केमिकल फॉर्मूले, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फॉर्मूले बोल लो या फॉर्मूलाज बोल लो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो केमिकल फॉर्मूले में क्या होता है, 2 आयन जो कि डिफरेंट चार्ज के होते हैं, जब इसको अट्रैक्ट करते हैं तो एक बॉन्ड बन जाता है। उस बॉन्ड को बोलते हैं हम आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि वो आयन्स के बीच का बॉन्ड है तो उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और इसी से जो बनते हैं कंपाउंड्स उनको बोलते हैं हम आयोनिक कंपाउंड्स। तो अभी हम केमिकल फॉर्मूले लिखना सीखेंगे आयोनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। तो इसके लिए कोई एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए हमने लिया हाइड्रोजन पॉजिटिव, यानी वो हाइड्रोजन जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, और क्लोरीन नेगेटिव, यानी वो क्लोरीन का एटम जिसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, तो वो बन चुका है एनायन, ठीक है। यानी नेगेटिवली चार्ज एन आयन बन गया। जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बॉन्ड बनाएंगे
तो वो कंपाउंड होगा HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। एक दूसरे एग्जांपल अगर हम लें, मैग्नीशियम लेते हैं। मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है +2, और अगर हम इसके साथ क्लोरीन ही ले लें तो क्लोराइड आयन होता है -1 का। नेक्स्ट जब हम इनका फॉर्मूला बनाते हैं तो ये वाली चीज़ इधर आ जाती है और ये वाली चीज़ जो है वो इधर आ जाती है। इसको बोलते हैं क्रॉस मेथड, ठीक है। क्रॉस मेथड से हम फॉर्मूला निकालते हैं। Mg पे 1 लिखेंगे तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम 1 को लिखते नहीं हैं, और क्लोरीन पे 2 लिखेंगे तो ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल, या बोल सकते हैं इसका फॉर्मूला। ठीक, ऐसे ही हम बहुत से जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्मूले बना सकते हैं। उसके लिए हमें उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, और वैलेंसी हमें कैसे पता चलती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हमें पता चलता है कि उसकी वैलेंसी क्या है। वैलेंसी होती है किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम वैलेंसी के बारे में और अच्छे से डिटेल में जानेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार है ना। और तब तक के लिए बाय बाय। तो आई होप आपने इसमें वीडियो में कुछ तो सीखा ही होगा। तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर करना, अगर कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर कर देना, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।